नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। हरक सिंह रावत पर बीजेपी की कार्रवाई के बाद तमाम नेताओं का दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत भी जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाते उससे पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2016 की घटना हर किसी को याद है, जब हरीश रावत सरकार को गिराकर कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब वही विधायक बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा सरदर्द बीजेपी के लिए हरक सिंह रावत रहे, जो पिछले कई सालों से सरकार और संगठन को परेशानी देते रहे हैं। सेफ सीट न मिलने की वजह से हरक सिंह रावत की कांग्रेस में जाने की लंबी समय से अटकलें थी और यही वजह रही कि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थामकर सबको चौंका दिया है। सरिता आर्य नैनीताल सीट से टिकट मांग रही थी, लेकिन संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद संजीव का टिकट तय माना जा रहा है, जिसको लेकर सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सरिता आर्य बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ज्वाइन की है। तो वहीं हरक सिंह रावत को लेकर कहा कि निजी स्वार्थ के लिए हरक सिंह रावत पार्टी से अनुशासनहीनता कर रहे थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई। सरिता जी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से महिलाओं के बीच में, समाज के गरीब वर्ग के लोगों में और शोषितों वंचितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही हैं और मातृशक्ति के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे प्रदेश के अंदर। और उन्होंने ये अपना फैसला लिया कि अपना निर्णय किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से उनके पार्टी में आने से हमारी पार्टी को हर क्षेत्र में, हर दिशा में एक मजबूती प्रदान होगी। मैं पुनः इनकी कोई शर्त नहीं है। अभी हम लोग बैठे थे, इन्होंने कहा, देखिए इन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आ रहा हूँ। अब पार्टी इनके लिए अपने आप सोचेगी जो सोचना है। आप चिंता, आप सिंबल पर एमएलए रही, कांग्रेस की महिला की अध्यक्ष रही बहन सरिता जी, महिला की प्रदेश की महासचिव वंदना जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बहन रेखा गुप्ता जी, और इसके बाद इनकी पूरी टीम आज चूंकि अभी निर्णय हुआ है आने का। भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से प्रदेश में एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का एक बहुत बड़ा कार्य, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में डबल इंजन की सरकार के कार्य, प्रधानमंत्री जी का देवभूमि के प्रति एक लगाव, इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर आज ये नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाते हुए और पार्टी को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र से आप एमएलए रही है, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत होगी। इस अवसर पर मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप भी करें। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं, नेताओं, इसको किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और आज इसी के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी से 6 साल के निष्कासित करने का निर्देश और मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया। लेकिन जिन लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया, जो सूत्रधार थे, तो जो प्रशय देने वाला होता है ना, जिन्होंने प्रशय दिया, जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, उनको उकसाया आप ये करो करके, असली गुनहगार तो भाजपा है। और भाजपा ने जो पाप किया है उसका खामियाजा भाजपा निश्चित रूप से 15 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना और मैंने जिस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए यशपाल आर्या जी और उनका बेटा जब
भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे, तो हम 2 महिलाएं प्रभावित हुई हैं वहाँ। मैं नैनीताल से पूर्व विधायक भी हूँ, मैंने 17 में भी चुनाव लड़ा और सुनीता बाजवा ने भी 2017 में चुनाव लड़ा। वो आके वहाँ पे कह सकते थे कि भाई जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं कांग्रेस, वहाँ हम लोगों को भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम 2 महिलाएं वहाँ पर हम लोगों को इग्नोर किया गया और उसका आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। वहाँ पे ये कहा गया कि जो एक प्रियंका गांधी जी का नारा था कि मैं महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उस नारे को भी इग्नोर कर महिलाओं को इग्नोर किया। शासन माननीय हरक सिंह रावत जी का तो मात्र डैमेज कंट्रोल था। भाजपा को पता था कि उसकी किरकिरी होने वाली है। एक सिटिंग मंत्री के बाद अब दूसरा सिटिंग मंत्री भी भाजपा से मोहभंग जिसका हो गया, वो उनको छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकता है। इस बात के मद्देनजर भाजपा ने अपनी किरकिरी होने से बचने के लिए निष्कासन का पूरा ये ड्रामा और नौटंकी रची है, वरना पहले ही उनको पता चल गया था कि उन्होंने जाना ही जाना है। वहीं दूसरी ओर सरिता आर्या जी का जाना मैं अपने आप में सही इसलिए मानती हूँ कि ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में जरूरत ही नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हों, जिनको सिर्फ एकमात्र जिनका मकसद और ध्येय जिंदगी में टिकट हो, उनकी यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत चुनौतीपूर्ण है और ऐसी ताकतों के साथ है जो समाज को बांट रही हैं, नफरत से, घृणा से, वैमनस्यता से और भयग्रस्त माहौल यहाँ प्रदेश में बना रही हैं। समाज को बांटने का जो लोग काम कर रहे हैं उससे हम लड़ रहे हैं और हमें ऐसे मजबूत लोग अपनी इस लड़ाई में चाहिए जो पार्टी का झंडा डंडा मजबूती से पकड़ सकें, जिनको सिर्फ अपना भविष्य नहीं देखना है, जो पार्टी की रीति नीति में निष्ठा और समर्पण भाव रखते हैं, ऐसे लोग हमें चाहिए। सरिता जी को पार्टी ने कभी अनदेखी उनकी नहीं करी। 20 सालों से पार्टी लगातार उनको सम्मान देते आ रही है। मुझे लगता है अब मौका और महिलाओं को भी मिलना चाहिए और जिस तरह से यहाँ मुख्यालय में खड़े होकर वो भाजपा के गुणगान कर रही थी तो उनको भाजपा ही सुशोभित करती है, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं सरिता दीदी के लिए हैं। बीजेपी की कार्रवाई के बाद तमाम नेताओं का दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत भी जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जिसको लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि हरक सिंह रावत कांग्रेस में जाते उससे पहले महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी मौसम में नेताओं के दल बदल का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2016 की घटना हर किसी को याद है, जब हरीश रावत सरकार को गिराकर कई जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरपी रतूड़ी जी भी हमारे साथ इस समय बने हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और इनके अलावा दीपक पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संजीव वर्मा जी, शुरुआत आपके साथ कर लेते हैं। एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से दे दिया, इस तरह की अभी चल रही है लगता है उत्तराखंड में सियासत। चलिए, बहुत बधाई आपको, सरिता आर्य जी आपके पास आ गई और हरक सिंह रावत को निकाल दिया गया। क्या इस डर से निकाला गया कि वो इस्तीफा दें, उससे पहले हम ही उन्हें निकाल दें? देखिए जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं। सबसे पहले सरिता आर्य जी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुई हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी 40% सीट महिलाओं को देने का एक दावा कर रही थी, एक झूठा भ्रम फैलाने का काम कर रही थी, उसकी पोल खोलने का काम हमारी बहन सरिता आर्य जी ने किया है, जो उत्तराखंड की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रही हैं कांग्रेस की। और उन्होंने साफ इस चीज का दावा किया कि जो पार्टी अपने प्रदेश की अध्यक्षा को ही अपनी पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा को ही टिकट नहीं दे सकती और उनका सम्मान नहीं कर सकती, वो बाकी महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करेगी, इसको समझा जा सकता है। दूसरी बात हरक सिंह रावत जी की है। हरक सिंह रावत जी को
भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, कैबिनेट मंत्री बनाया, उनको हर समय यथा संभव सम्मान दिया गया, चाहे केंद्र के शीर्ष हमारे नेता हो, चाहे प्रदेश के बड़े नेता हो, उनको संगठन में, सरकार में यथोचित सम्मान दिया गया। 3-3, 4-4 मंत्रालय का कार्यभार उनके पास था और इन सब को एक तरह से धत्ता बताते हुए उन्होंने जिस तरह से पार्टी को अंदर अनुशासनहीनता दिखाने का काम किया, समय समय पर उन्होंने एक प्रेशर पॉलिटिक्स का एक सहारा लिया। तो प्रेशर पॉलिटिक्स, चलिए, तो उसी के तहत आपने ये बड़ी कार्रवाई की है क्योंकि अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, ऐसा आप लोगों का कहना और मानना है। आरपी रतूड़ी जी का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, आरपी रतूड़ी जी, अब क्या मान लिया जाए? हरक सिंह रावत का इंतजार आप लोग कर रहे थे, हरक सिंह रावत के स्वागत के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है इस समय? देखिए पल्लवी जी, हरक सिंह रावत नहीं बल्कि कांग्रेस इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उसके शासन को भगाने की तैयारी कर रही है। जो पिछले 5 सालों से उत्तराखंड की जनता ने देखा, जिस त्रासदी में देख रही थी, कोरोना काल में जो देख रही थी, जो पलायन रोकने में असफल थी, जो अपने जो 9 संकल्प जो इन्होंने 2017 में उसको पूरा करने में जो सरकार असफल थी, जो उत्तराखंड की महिलाओं के साथ धोखा दे सकते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे तो शराब घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, इनसे छुटकारा पाने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि चाहता था उसमें निश्चित तौर पर, चाहे वो यशपाल आर्य जी हो, संजीव आर्य जी हो, चाहे वो हरक सिंह जी हो, इन्होंने, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि हैं, इनको जनता के बीच जाना था, क्या लेकर जाते आखिर अरे बीच में मत बोले यार, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोला क्या? सुनने का साधा रखो। बताइए सवाल इस बात का है कि जो 5 साल तक उन्होंने सपने दिखाए थे उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन के, तो जब ये विफल होते हुए दिखाई दे रहा है तो जनप्रतिनिधि, क्योंकि उसको जनता के बीच जाना है, उसको छटपटाहट है, कैसे करेगा? जो 5 साल तक नहीं कर पाए इनके साथ रहते, ये तो हिटलर टाइप की व्यवस्था के हैं, ये लोकतंत्र व्यवस्था के लोग नहीं है। भाजपा में तो जो हिटलर ने कह दिया, अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी साहब ने कह दिया वही होगा। ये तो केवल मुख्यमंत्री बदलने में लगे रहे, यहाँ इनको लोगों के नहीं। तो अभी हरक सिंह रावत आपको महापापी नजर नहीं आ रहे सर? इससे पहले तो आपको हर वो शख्स महापापी लग रहा था जो आपका साथ छोड़कर चला गया था, अचानक से कैसे देवता लगने लग गए हरक सिंह रावत? जब इनको बंगाल का मुकुल राय जिस पर ये छापे डलवा रहे थे, इनकी पार्टी में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं, तो भैया इनके कुनीतियों से अगर कोई परेशान होकर के हमारी तरफ आता है तो हमको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अच्छा, वो बीजेपी वाली वॉशिंग मशीन आपको भी मिल गई है ऐसा लग रहा है मुझे, जो बीजेपी के पास हुआ करती थी। पहले ये तो बताएं कि इनके पास जो आदमी जिस पर ये छापे डाल रहे थे, उसके बाद वो पवित्र हो जाता है, तो कांग्रेस में आकर के वो अपवित्र कैसे हो गया? ठीक है, नहीं तो वो तो जब गए अपवित्र थे तो आपके पास आप क्यों ले रहे हैं ऐसे लोगों को जो इतने अपवित्र हैं? अपवित्र लोगों से तो आप दूर रहिए। महापापी शब्द तो मैंने इसलिए इस्तेमाल किया सर, हरीश रावत कह रहे थे ना, हरीश रावत ने महापापी की संज्ञा दी थी ना इन लोगों को, तो अब उन्हें अजीब नहीं लगेगा? देखिए, मैंने कहा नहीं, ये शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस इस तरह के शब्दों का न प्रयोग करती है। राजनीति में तो लोकतंत्र व्यवस्था में आना और जाना ही लगा है, आते और जाते हैं। चलिए ठीक है, सरिता आर्य को लेकर भी आप एक रिएक्शन दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं दीपक पांडे जी का एक बार रुख कर लेती हूँ, उनकी भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दीपक पांडे जी, दल बदल का सिलसिला उत्तराखंड में लगातार जारी है, हालांकि आपकी पार्टी अभी अछूती है इससे, इस तरह की कोई सिचुएशन आपके यहाँ पर नहीं आई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? इधर से हरक सिंह रावत गए तो उधर से सरिता आर्य जी चली गई।
पहले तो एएनपी के जितने सारे समर्थक हैं उनको मेरा प्रणाम, और पल्लवी जी आपको भी मेरा प्रणाम। जी सर। मैम, आप देख रही हैं कि किस तरह से इस टाइम इनका जो खेल चल रहा है, चूहे बिल्ली वाला खेल भी चल रहा है, पूरे ये उत्तराखंड को उन्होंने पहले भी इसी तरह शर्मसार किया था, इस बार भी शर्मसार कर रहे हैं। 3 मुख्यमंत्री बना के इन्होंने पहले इस बार शर्मसार कर दिया, पिछले बार इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के शर्मसार कर दिया। ये दोनों ही जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की जो जनता है, सीधी साधी देश की जनता है, उसके ये दोषी हैं। दोनों महापापी जो है ये इनके हैं, क्योंकि ये वक्त के अनुसार अपने कपड़े बदलते हैं, अपने विचारों को बदलते हैं। किसी पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल कोई सरोकार इनका नहीं है। मैंने सीधे सीधे इनको इतने सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, जहाँ सत्ता भूख सुख है, ये उस तरफ जाने का पूरी तैयारी करते हैं। और इस बार जो है आप देख रहे हैं कि जो हरक सिंह रावत जी ने जो कदम उठाया है, आज तक ये बीजेपी का खूब गुणगान कर रहे थे। ये राहुल गांधी जी से कहते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कहीं से कहीं से मिलती है, हंसी मजाक बनाते थे, ठीक है। और हरीश रावत जी को ये पहले एक्टिंग ऑपरेशन निकाल कराते थे, बाद में बड़े भाई के संज्ञान देते थे। अब क्या है कि हरीश सिंह रावत जी ने जो उनके पुत्र वधु हैं, वो लैंसडाउन से इसलिए टिकट मांग रहे हैं अनुसूचित घुसाई के लिए, लेकिन उनको टिकट न मिलने के कारण उनको अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। अब उन्होंने अपना ये जो दंश है ये अब कांग्रेस के तरफ छोड़ने जा रहे हैं, जो अभी इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। जैसे अभी आपने देखा सरिता आर्य ने ज्वाइन कर लिया, कल परसों तो उनकी चर्चा चल रही, आज ने ज्वाइन कर लिया। इन लोगों को कोई शर्म नहीं आ रही इनमें से किसी आदमी को और किसी भी नेता को, नेत्री को, कि उनकी किसी विचारधारा से, किसी आइडियोलॉजी से ये जुड़े हैं। ये तो जो है सत्ता सुख की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। बस इनको यम पेन ट्रेन जैसे भी है, बस सत्ता चाहिए बस इन लोगों को। और इस बार की जो जनता है इनको मजा चखाने वाली है, क्योंकि सत्ता जनता जो है सारी चीजें जाननी चाहिए। सत्ता के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपने हमारे परिवार के बच्चे कैसे आगे बढ़े। अब आप लगा लीजिए, कीर्तन सिंह जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, यशपाल आर्य जी अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं, हरीश रावत जी अपने बेटे बेटी के लिए मांग रहे हैं, रंजीत रावत जी अपने बेटे के लिए साइड से और रामनगर से दर्शन करते हैं। क्या चाह जा रहे हैं? 10-15 लोग ही उत्तराखंड को चलाएंगे, बाकी हम सब लोग मतलब नतमस्तक होकर बैठ जाएंगे आगे। चलिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसका सीधे सीधे फायदा मिल जाएगा, आपको इसका सीधे सीधे फायदा मिल जाएगा। इनके यहाँ जो भगदड़ मची हुई है, आपकी तरफ लोग आ जाएंगे। जनता का बहुत नुकसान, हमें फायदा मिले ना मिले ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन जो जनता जनार्दन है उसको तो मुझे नहीं लग रहा कोई फायदा मिल रहा है। लेकिन इन नेताओं को जरूर फायदा मिल रहा है। इनके, मैंने पहले भी आपसे कहा था डिबेट में कि इनके तो अपने कारोबार जुड़ जाते हैं, इनके अपने रिसोर्ट बन जाते हैं, इनकी अपनी भाग जमा लेते हैं, ये अपने नाम का दुरुपयोग करते हैं, अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन आम जनता क्या करे? आम जनता तो इनके पीछे पार्टी की तरफ किसके रहेगी? कहीं ना कहीं इस बार आम जनता इनका निर्णय करेगी और इनको जोरदार जवाब देगी। चलिए, बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, आपका रुख कर लेते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि कोई शर्त सरिता आर्य जी ने नहीं रखी है बीजेपी में आने के लिए, तो फिर हम ऐसा मान लें कि नैनीताल से उन्हें सीट नहीं मिलेगी, या फिर जब आप उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे तो नैनीताल पर सरिता आर्य का नाम नहीं होगा आपकी तरफ से? देखिए, टिकट का वितरण का जो अधिकार है वो हमारी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है, और जो पार्टी में हमारी बहन सरिता आर्य जी आई हैं उनके हितों का पार्टी पूरा ध्यान रखेगी, ऐसा मेरा अपना भी मानना है। और ये डिसाइडिंग फैक्टर हमारा केंद्र होता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इन सब बातों का निर्णय करता है। इसमें हमको किसी तरह की कोई राय देने का अपना, मैं सोचता हूँ कि हमारा शायद अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। लेकिन जनता के हितों का सरिता आर्य जी पार्टी में आई है तो उनके अधिकारों का, उनके हितों का पार्टी अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा, और उनके हित मैं सोचता हूँ बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। और जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का पूरा सम्मान करती है और मातृशक्ति का सम्मान किया जाएगा। चलिए, संजीव आर्य के सामने एक मजबूत चेहरा तो चाहिए रहेगा ना आपको? बिल्कुल 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 जी। तो वो मजबूत चेहरा सरिता आर्य में नजर आ रहा है आप लोगों को भी? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यही जानना था सर मुझे कि वाकई में अभी सरिता आर्य को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति इस समय नजर आ रही है। आरपी रतूड़ी जी, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, बताइए। चलिए, आरपी रतूड़ी जी का एक बार रुक कर लेते हैं। आरपी रतूड़ी जी, सरिता आर्य को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? आप कह रहे थे कि हरक सिंह रावत इनकी नीतियों से परेशान होकर आ गए वापस कांग्रेस पार्टी में। सरिता आर्य आपकी नीतियों से परेशान हो गई क्या?
नहीं, देखिए सरिता आर्य जी को हमने पूर्ण सम्मान दिया है, उनको विधायक बनाया, दोबारा उनको विधायक का टिकट दिया, वो चुनाव नहीं जीत पाई। इसके बाद हम 7 साल हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष है, सभी को अंदाज, मैं 40 साल से हूँ, तो अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मेरी आइडियोलॉजी क्या है, सवाल वो नहीं है। उनका मान सम्मान में कमी कोई कांग्रेस ने कभी नहीं रखी है। अब उनको अपने को सुरक्षित करना हो जाए, जो राजनीति में तो मैंने पहले ही कहा कि ये अपने दरवाजे सब ढूंढते हैं कि भाई मुझे कहाँ से सत्ता मिल सकती है, ये स्वतंत्र होता है अपने अपने दरवाजे में जाने के लिए। तो फिर लेकिन इससे हरक सिंह रावत के सम्मान में बीजेपी ने कहाँ कमी रखी थी सर? हरक सिंह रावत विधायक बने, मंत्री बने, उनके सम्मान में कहाँ कमी रह गई थी? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाई, ये कमी रह गई। ये तो बीजेपी वाले बताएंगे और हरक सिंह जी बताएंगे। अभी आप हरक सिंह रावत की पैरवी कर रहे थे, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया कि कहाँ कमी रह गई। कोई आपको लग रहा है कि किसी तरह की कमी छोड़ी होगी बीजेपी ने उनके लिए? पल्लवी जी, मैंने अभी क्या कहा कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना होता है, और जब उन्होंने देख लिया, ये केवल उत्तराखंड में, आप उत्तर प्रदेश देखो ना, कितने लोग भाजपा को छोड़ के आ रहे हैं, आखिर उनको जनता के बीच जाना है, क्या कहेंगे? 5 साल में संकल्प, मैंने कहा कि 9 संकल्प पढ़े, आप उनको भाजपा वाले पढ़े, केंद्र के कितने आपने, अरे आपके शराब प्रेमी है, आपने शराब की दुकानों को गांव तक पहुंचाया, आपने तो कुंभ क्षेत्र नदी की रोटी नहीं छोड़ा। तो केवल शराब और खनन माफियाओं का हित जागने वाली, रखने वाली पार्टी, तो आखिर उन जनप्रतिनिधियों को तो जनता के बीच जाना, तो कुछ न कुछ तो जवाबदेही बनती है। वो महसूस करा कि आपने सरकार की उपलब्धियां कैसे जा पाएंगे, किस तरह से उन्होंने छोड़ा उस पार्टी को। खनन के आप लोग माफिया बने हुए थे साहब, आप ये बता दीजिए, माफिया बनी हुई थी, आबकारी की माफिया ठीक है, एक साथ ले लो। टिकट देने वाला नहीं हूँ, आपके यहाँ चलिए एक एक करके बात करते हैं। संजीव जी एक एक करके बात कर लेते हैं सर। मुझे को भी रोकता है, अभी तो सूचना कपास रखम लगता हो रहा आपके यहाँ। एक एक करके बात कर लेते हैं सर, एक एक करके। अगर आप अपनी बारी में बोलेंगे तो आवाज ज्यादा क्लियर आ पाएगी, वो आपका सवाल सुन पाएंगे। आरपी रतूड़ी जी, पहली बात तो ये सर कि जो 3 टिकट की मांग कर रहे थे हरक सिंह रावत, उसको लेकर आप लोगों का क्या विचार रहेगा? क्योंकि इस बार तो आपने भी ये नीति बनाई हुई है ना कि एक परिवार से बस एक ही टिकट। देखिए, ये मैंने कहा पल्लवी जी, ये अधिकार मेरे पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, मेरे हाईकमान का है, जो वो तय करेंगे। उन्होंने तय कर दिया एक परिवार का एक टिकट, ये तय उन्होंने पहले कर रखा है, निश्चित तौर पर उसी पर वो कायम रहेंगे। चलिए, तो अब निर्दलीय ना लड़ रहे हरक सिंह रावत, क्योंकि हर कोई एक परिवार से एक टिकट की बात कर रहा है। दीपक पांडे जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अगर वहां से भी वो अपने रिश्तेदारों के लिए संतुष्टि ना पा पाए, फिर आगे क्या कदम रहेगा? एक एक करके बात करेंगे। देखिए, यशपाल आर्य जी नागपुर से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और नैनीताल से उनके बेटे संजीव आर्य जी वहां से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कौन से एक परिवार में एक टिकट दिया जा रहा है? रंजीत रावत जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं 3rd से, राम उधर से हरीश रावत जी अपने बेटे और बेटी के लिए मांग रहे हैं। अभी उनको ये किस सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आता है। ये जब भी चुनाव आता है, इस तरह की गलत बातें क्यों करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। अब हमारे जो है रतूड़ी साहब इतने सीनियर है, सारी चीजें हैं, वो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हैं, और इस टाइम जो है हरक सिंह रावत जी की ऐसी गाथा गा रहे हैं कि भैया अब आते ही सत्ता पलटने वाली है और सत्ता सुख का आनंद लेने वाले हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार ये अभी आपने कहा केदारनाथ से वो लड़ने चाह रहे हैं हरक सिंह रावत जी, डोईवाला से वो लड़ने की तैयारी करना चाह रहे हैं। अभी तो इनको भी नहीं पता वो करने वाले क्या है, पहली बात तो, और जिसके लिए ये लड़ रहे हैं अभी इससे उनको नहीं पता कि अगली बार वहां पे रहने के बाद भी वहां रहेंगे नहीं रहेंगे। सीट अगर जीत गए या हार गए तो बात की बात है, अगर जीत भी गए तो वो वहां रहेंगे नहीं, दोबारा बीजेपी को नहीं देंगे। इन लोगों को किसी का कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बस ये जनता के साथ छलावा करना चाह रहे हैं। इस बार आम जनता इनको देख देख के ऊब चुकी है और वह मन बना चुकी है, किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। और इस चीज का जवाब कुछ दिनों बाद रतूड़ी जी बहुत जल्दी मिल जाएगा। जिस तरह से वो अगर इनको यहाँ ज्वाइन करा रहे हैं हरक सिंह रावत जी को, तो ऐसी जिस तरह सरिता आर्य भी इनके वहां से नाराज होकर गई हैं,
ऐसी अभी देखना और विधानसभाओं से भी लोग इनके यहाँ नाराज होकर दूसरी पार्टियों में जाने का क्रम इनका लगा रहेगा। ये तो मुझे लग रहा है इनका कहते हैं नामांकन होने के बाद भी कहीं लास्ट दिन कुछ ऐसा हरकतें न कर दें जो उत्तराखंड की जनता पहली बार देखेगी। नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आज पंजाब में आपके एक उम्मीदवार ने पार्टी छोड़ दी, आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया उम्मीदवारी घोषित होने के बाद, तो ये तो चलता रहता है सर। अभी तो बस चुनाव परिणाम आने दीजिए, देखना तब तक किस तरह की सियासत बदलती रहेगी। संजीव वर्मा जी, अब सवाल ये है कि ऐसा आपकी पार्टी में भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग अपने बेटा बेटी रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे हैं। अड़े रहेंगे आप अपनी बात पर कि एक परिवार से बस एक ही टिकट? देखिए, जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग कैपेबल होंगे, जो लोग सक्रिय राजनीति में लंबे समय से कार्यरत हैं और जिनकी अपनी समाज में एक सर्वमान्यता है, एक अच्छे जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनमें वैसे तो हम परिवारवाद को बिल्कुल एक सिरे से खारिज करते हैं। परिवारवाद के लिए हमारी पार्टी में किस तरह की कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति समाज में पहले से ही स्थापित है तो वो एक बात अलग है। लेकिन परिवारवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं है। और जिस तरह से आप हरक सिंह रावत की आप बात कर रहे हैं, हरक सिंह रावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा सम्मान दिया, उनको कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन लास्टली जब वो एक हद को पार कर गए और अपनी पत्नियों के लिए नहीं सर, एक ही पत्नी है उनकी, अपने रिश्तेदारों के लिए बोलिए, अपने रिश्तेदारों के लिए मांग रहे हैं। चलिए रिश्तेदारों बोल दीजिए आप रिश्तेदार बोल दीजिए। अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने बेटे के लिए, अपनी बहू के लिए 4 टिकटों की वो डिमांड करने लगे और पार्टी के ऊपर एक अनावश्यक प्रेशर बनाने लगे, पार्टी की मीटिंग के बीच में से जाने की एक अनुशासनहीनता करने लगे। तो अनुशासनहीनता के लिए तो पार्टी में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। और ये देखिएगा, पार्टी से ऊपर किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी से ऊपर यदि अपने आप को कोई व्यक्ति समझता है तो मैं सोचता हूँ उसके लिए यही होगा जो हरक सिंह रावत के लिए हुआ है। क्योंकि अच्छा संजीव वर्मा जी, आम आदमी पार्टी की अगर बात कर लें तो अभी तक आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी करने में भी आगे रही, इस तरह की भगदड़ भी उनकी पार्टी में देखने को नहीं मिली है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं कि आपको ये लगता है कि पार्टी अभी उत्तराखंड में नई है, इस वजह से ये दल बदल का यहाँ सिलसिला नहीं शुरू हो पाया? मैडम देखिए जी, जो जहाँ परिवार बड़े होते हैं तो छोटी मोटी ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरह से और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, एक स्थापित पार्टियां हैं और दोनों ही पार्टियों की अपना एक वजूद है। पूरा देश भारतीय जनता पार्टी को भी जानता है और कांग्रेस को भी जानता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि एक हिट एंड रन पार्टी है, कुछ ही बोलते हैं और बोल के भाग जाते हैं। अभी जैसे पूर्व में इनके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे गारंटियां बांटी, कोई बिजली की गारंटियां बांट रहा था, कोई मुफ्त यात्रा की गारंटियां बांट रहा था और कोई बेरोजगारी भत्तों की गारंटियां बांट रहा था। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली में कितने बेरोजगारों को भत्ते दिए, कितने महिलाओं के खातों में 1-1 हजार रुपए डाले? ये 5-5 हजार रुपए देने की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे हम हर 1 साल में 1 लाख नौकरियां उत्तराखंड में देंगे। आप उतने बात को उस तरह से तो बोलिए कि दूसरे आदमी को हजम हो। पोटेंशियल तो देखिए, 1.25 करोड़ आबादी वाला उत्तराखंड राज्य, जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां दिल्ली से पूरी तरह से भिन्न है, और आपने दिल्ली में आज तक पूरे 7 सालों में 472 पद केवल दिए हैं, रोजगार दिए हैं 472 मैडम, और ये आरटीआई का आंकड़ा है। और आप
उत्तराखंड में 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, बिल्कुल अनजस्टिफाई। एक तरह से लोग इनकी बातों को शुरू में इन लोगों ने हाइप मचाई थी, लेकिन धीरे धीरे से वो जैसे एक गैस के गुब्बारे में हवा निकलती है और वो ऊंचाई से एकदम आके धरातल पे आ जाता है, वही स्थिति आज आम आदमी पार्टी की हो गई है। और लोग चंडीगढ़ के रिजल्ट तो देख ही होंगे भाई साहब, बिल्कुल नॉन सीरियस, चंडीगढ़ के रिजल्ट तो आपने देख लिए थे, बिल्कुल नॉन सीरियस उसमें ले रहे हैं। और देखिए बदली आम आदमी पार्टी जिस तरह से मैडम, जिस तरह से आपने कहा, इन्होंने अपने उम्मीदवारों की सबसे पहले सूची जारी करी। आप चाहे 6 महीने पहले सूची जारी कर देते, आपके जितने उम्मीदवार हैं, जितने प्रत्याशी हैं, उनमें से अगर कोई भी 70 के 70 का मैं दावा कर रहा हूं, यदि जो लोग अपनी जमानतें बचा लेंगे, मैं सोचता हूं वो अपने लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए होगी। भविष्य वक्ता है। चलिए ठीक है, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है सर, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। देख लेंगे कि किसको क्या मिलता है, किसकी जमानत जब्त होती है। भविष्य वक्ता है हमारे संजीव जी। चलिए सर, अपनी तरफ से सब प्रयास लगाते हैं, अपनी पार्टी का सभी पक्ष रखते हैं। आप भी रतूड़ी जी का रुख कर लेते हैं। आ रही हूँ दीपक जी आ रही हूँ आपके पास। ठीक है वर्मा साहब, बस आरपी रतूड़ी जी आपका रुख कर लेते हैं। सर देखिए, ये राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि अगर आप अपने बागी विधायकों को, बागी नेताओं को एक बार फिर से अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो आपकी अंदरूनी लड़ाइयां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि विरोध शुरू हो जाएगा। और हरीश रावत का वो बयान सार्वजनिक रूप से आया था सर कि ऐसे विधायक जिन्होंने 2016 में सरकार गिराने का पाप किया, ऐसे महापापी जब तक सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे उनको पार्टी में एंट्री नहीं मिल सकती। तो मैं सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। आ रही हूँ संजीव जी, हाँ बताइए। सनातन धर्म में अगर कोई प्रयासित करता है तो उसको माफ करने का काम भी होता है। हम निश्चित तौर पर अगर कोई आदमी महसूस करता है कि हमसे गलतियां हुई है तो हमें माफ कर दिया जाए, हमें गलतियां दोबारा नहीं करेंगे, तो उनको निश्चित तौर पर माफ कर देना चाहिए। और जनहित में अगर उत्तराखंड हित में वो उपयोगी है तो उनका उपयोग करना चाहिए, पार्टी उनका उपयोग करेगी। जानबूझ के की गई गलती माफ नहीं की जाती, जाने अनजाने तो मान लिया जाता। अरे भाई चलिए एक सेकंड, रतूड़ी साहब आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, बात सुनिए आरपी रतूड़ी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, अगर एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। एक सेकंड सर, आप लोग कहाँ अपनी अपनी बातों में लगे रहते हैं? मेरी बात सुनिए आरपी रतूड़ी जी, आप इतने समय से राजनीति में, क्या आपको वाकई में अभी तक जरूरत महसूस नहीं होती? जहाँ आरोप लग रहे हैं कि आप जो है 30-30 लाख में टिकट बांट रहे हो, जरा पहले उनको तो ठीक करो, प्रूफ करके दिखा दो, प्रमाण दे दीजिए। प्रूफ हमको क्या करना? आपकी पार्टी के लोग भी आरोप लगा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। अरे आप तो बता रहे हो हम हल्के में हैं, आप तो हमें सीरियस ले नहीं रहे हो, लेकिन जनता ने आपको सीरियस ले लिया, आपको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम कर दिया। सीरियस एक टाइम बीजेपी कांग्रेस वाले, जनता आप लोगों के लिए सीरियस हो चुकी है, बेफिक्र रहिए आप इस बार। अब आप क्यों भविष्य वक्ता बन रहे हैं दीपक पांडे जी? अभी आपको वर्मा साहब भविष्य वक्ता लग रहे थे, अब आप खुद भविष्य वक्ता हो रहे हैं यहाँ पर। तो भविष्य वक्ता है अभी तो मैं से बात कर रहा हूँ। और रतूड़ी साहब क्या आप पंजाब के लिए डिबेट करने बैठे हैं यहाँ पर? ये उत्तराखंड का मुद्दा चल रहा है ना, मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि हम उत्तराखंड पर रह जाएं, लेकिन हम इधर उधर भटक रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए, मैं आपसे ये जानना, दीपक जी को आप बीच में मत बोला कीजिए सर, आप बीच में बोलते हैं डिस्टरबेंस हो जाता है और फिर ये सब बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आरपी रतूड़ी जी, ऐसे लोगों की क्या सियासत में जगह होनी चाहिए जो समय और वक्त अब मौके की नजाकत को समझते हुए इधर उधर लुढ़कते रहते हैं? ऐसे लोगों की सियासत में जरूरत होनी चाहिए। नहीं देखिए, मैंने कहा उत्तराखंड के हित में होगा, हमारा हाईकमान उसका निर्णय लेगा जो उत्तराखंड के हित में होगा। निश्चित तौर पर हरीश रावत जी है, जी है और हमारा हाईकमान जो भी उत्तराखंड के हित में होगा उस निर्णय का स्वागत उत्तराखंड के कांग्रेस जन करेंगे।
सर उसको उत्तराखंड के मैं हित नहीं ये देखता, सर पार्टी का हित सियासत से अलग हटकर आपसे एक सवाल पूछ रही थी आरपी रतूड़ी जी। पहले अपने घर संभालो, आपके कार्यकारी अध्यक्ष को अपना संभला नहीं, उसको उत्तराखंड का हित नहीं कहते, उसको अपनी पार्टी का हित करते हैं। अपने संभाल देते, फरासी को संभाल देते, जो महाराष्ट्र उनका अध्यक्ष है वो क्यों? अरे रतूड़ी साहब आप तो आप गर्म क्यों हो रहे हैं? ठंडा पानी पीजिए, आराम से बात ना, अपना संभालो ना, गर्म नहीं हो रहा। महिला अध्यक्ष जी को तो संभालो पहले आप। अरे मैं अपना कार्यकारी अध्यक्ष को बताओ क्यों भागा? तुम्हारा आप महिला अध्यक्ष को संभालिए, जो इतने पुरानी महिला अध्यक्ष, हम तो नई पार्टी है, जो आपको पुरानी विधायक हैं, जो महिला अध्यक्ष हैं, जिस महिलाओं को आप लोग 50% टिकट देने की बात करते हैं, वो तो महिला का सम्मान कर नहीं पा रहे हैं। आप तो अपना उत्तराखंड की हित की बात कर रहे हैं। अरे बात सीधे सीधे कह दीजिए। अरे भैया की बात कर रहे हैं, जिनका अभी उत्तराखंड में कुछ है नहीं, वो ठेकेदार ना बने उत्तराखंड के। अरे हमने उत्तराखंड को बनाया है, उत्तराखंड को संभाला है, हमने यहाँ हमने मेडिकल कॉलेज भी है, केवल खत्म हो रहा है, सुबह का उजाला होने की तरफ है। आप आंखें खोल लीजिए, आपका अंधेरा खत्म हो चुका है। देखिए सपना तो आम आदमी पार्टी देख रही भैया, मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, उजाले की तरफ आप आ जाइए थोड़ा सा, जनता की नब्ज टटोल लीजिए। जनता ने बता देगी आपको। अभी आने में साल हो गए हैं, 21 साल हो गए हैं, 2.5 साल में 1.5 साल में आप मुख्यमंत्री तय करते हैं, आपके मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। कभी अभी आज विधायकों की लड़ाई हो रही है, अभी आप कोई गलती से जीत गया। अरे भाई जिनके पास होंगे विधायकों की लड़ाई लड़ने, मुख्यमंत्री की लड़ाई, लड़ाई लड़ेंगे, कुछ है ही नहीं। 13 में यार आप ये कहते रह जाओगे और 10 तारीख को मिल जाएगा। आप ये कहते रहेंगे रतूड़ी साहब। अरे भाई देख, अगर आप दोनों का खत्म हो जाए, अगर आप दोनों की फालतू की बहस खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। मुद्दे से भटक के इधर उधर जा रहे हैं बस दोनों लोग, कोई मतलब की बात नहीं है सर। दीपक पांडे जी आपसे सवाल सर उठेंगे। देखिए आप नई पार्टियां यहाँ पर, तो इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस बात को स्वीकारने में कहाँ दिक्कत आ रही है? स्वीकार कीजिए ना कि आप संघर्ष कर रहे हैं। आपने दिल्ली में भी संघर्ष किया, उसका नतीजा सबने देखा। 2021 में आ गए हैं, आपको ध्यान दिए, 22 में आ गए हैं, 21 में खत्म हो गया। गलत आप 85-90 में जी रहे हैं, अभी सटर वाला। ये उत्तराखंड है, ये ठगने में नहीं आने वाला। ये स्मार्ट राज्य चल गया स्मार्ट। अरे सर युवा लोग स्मार्ट है, आज के महिलाएं स्मार्ट है आजकल। आप पता नहीं करने पे कब तक चलते रहेंगे। आपकी जो पार्टी है, जिस पिलरों पे खड़ी है, उन पिलरों में जंग लग चुका है, वो गिरने में धराशायी होने की नौबत पे आ चुकी है। आप हमारा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मजबूत होगा। आप पूरे राज्य का तो भविष्यवाणी सब कर लेते हैं यहाँ पर, सब भविष्य वक्ता हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए संजीव वर्मा जी आपका रुक कर ले, दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए। दोनों बेमतलब की बहस कर रहे हैं, सवाल किसी का सुनना नहीं है, अपने आगे इनकी दोनों की आवाज डाउन रखिए। संजीव वर्मा जी आपका रुक कर लेते हैं। सर ये अभी आप जो यहाँ परिस्थितियां बनते हुए देख रहे हैं, भविष्य में ये और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। आ तो गए थे 2016 में कांग्रेस से तमाम नेता, अच्छी खासी सरकार गिरा दी थी, ये आपके साथ भी हो सकता है सर? देखिए जिस तरह से हरीश रावत जी लगातार बोल रहे हैं और एक तरह से लगातार इन लोगों का विरोध कर रहे हैं, हरीश रावत जी कभी भी चाहते नहीं है। चलिए अपने मुद्दे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में हम बात कर रहे थे। हरक सिंह रावत को निकाल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से। अब ये पूरी संभावनाएं बन रही हैं कि वो कांग्रेस का दामन थाम ले। वहीं बात करें कांग्रेस के सरिता आर्य की, तो आज वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। इस समय आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता दोनों लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक पांडे जी शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। देखिए आने और जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी हम पंजाब से दिखा रहे थे प्रेस वार्ता, वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवार और नेता टूट रहे हैं क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। अब उत्तराखंड पर आ जाएं तो उत्तराखंड में अभी आपकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि आपके नेता जो है इस तरीके से दल बदल लें। हेलो, हाँ आपको मेरा सवाल सुनाई दिया दीपक पांडे जी? हाँ, सवाल मिल गया। आप जानना क्या सुनना चाह रहे हैं? बताइए।
देखिए मैडम, जहाँ जो लोग आम आदमी पार्टी से गए हैं, अभी आपने जैसे मुझे बताया कि पंजाब की जो बात आप कर रहे हैं जी, कहीं ना कहीं वो लोग क्या है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को लेके ये अपनी नीतियां जबरदस्ती थोप करके, क्योंकि पार्टी एक विचारधारा से चलती नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष से चलती है, तो ऐसे लोग अगर उसमें जा रहे हैं तो ये तो उनका व्यक्तिगत अपना निर्णय है पहली बात तो। और वो आम आदमी पार्टी में सबसे पहले काम को देखा जाता है, काम की नीतियों में यहाँ पसंद किया जाता है। यहाँ पे किसी भी हनकदार इंसान का कोई या रसूखदार इंसान की कोई कहने के मतलब ये है कि इनके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर ये लोग इस तरह से उसमें जा रहे हैं तो वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जा रहे होंगे बिल्कुल। मैं और आम आदमी पार्टी के केवल काम करने वाले, ग्राउंड रिपोर्ट पर वर्क करने वाले लोग चाहिए, और ऐसे ही साथी जो है देश का कहीं ना कहीं सुधार कर, और यानी कि उत्तराखंड में ऐसे आपके कार्यकर्ता हैं जो पार्टी की नीतियों और रीतियों पर काम कर रहे हैं और बड़े ईमानदार हैं। चलिए ठीक है, आरपी रतूड़ी जी, आपका भी आखिरी कमेंट में चाहूंगी, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप अपना आखिरी कमेंट दे दें। देखिए पल्लवी जी, आम आदमी पार्टी पर मुझे क्या कहना, लोकतंत्रीय व्यवस्था है, कहने की तो अपनी अपनी बातें, और जिनका कुनवा अभी गठित ही नहीं हुआ उस कुनवे में पहले ही दरार है कि प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भी चले गए, महानगर अध्यक्ष भी चले गए, सुवर्धन शाह जो आईएएस से बहुत सीनियर ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी को, वो चले गए। और ये लोकतंत्र पर्व है, इसमें आना जाना लगा रहेगा, लेकिन निश्चित तौर पर हर राजनीतिक व्यक्ति को प्रदेश के जनता की चिंता करनी चाहिए। ठगी से वोट न मांगे, जब मॉडल दिखाएं कि 10 लाख नौकरी की बात दिल्ली में की थी, जैसे अभी आदरणीय वर्मा साहब ने भी कहा कि कुल 600 कुछ लोगों को दे पाए, पलायन आप रोक नहीं पाए, उत्तराखंड के लोगों को आप कोरोना काल में व्यवस्था नहीं दे पाए, आप उत्तराखंड में आ रहे ठगने आ रहे। उत्तराखंड के 40 लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, जरा एक को विधायक बना देते तो मैं समझता हूँ आपने सर आप बात मत घुमाइए, सरिता आर्य जी को रोकिए जाके। अब कहाँ रोकने की गुंजाइश रह गई सर, जा चुकी हैं वो, अब रोकने की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई है। सरिता आर्य को अब नहीं रोका जा सकता। संजीव वर्मा जी, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी। उत्तराखंड में इस समय दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है, अब जो आपके पास बचे हुए रतन, उन्हें कैसे संभाल के रखेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से एकजुट है, और विकास को मुद्दा बनाकर हम लोग अगले चुनाव में जा रहे हैं 2022 में, और हम एकजुटता के साथ दोबारा से पुनर्सत्ता में वापसी कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी विगत हरीश रावत जी लगातार बोल रहे हैं, मैं उजियाड़ू बैलों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये मगरमच्छ है, मेरा पैर पकड़ रहे हैं, मेरे को तैरने नहीं दे रहे हैं, और जिस तरह से पार्टी के अंदर जबरदस्त गुटबाजी है, और हरीश रावत जी लगातार हरक सिंह रावत का विरोध कर रहे हैं अपनी पार्टी में उनकी वापसी को लेकर। मैं सोचता हूँ आने वाले समय में कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा स्प्लिट हमको देखने को मिल सकता है, और क्योंकि हरीश रावत जी कभी नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों ने 2016 में उनकी उनको सत्ता बेदखल करने का काम किया, उन लोगों की दोबारा से कांग्रेस में वापसी वो तो हरीश रावत पहले क्लियर कर चुके हैं, सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले ऐसे लोग तो उन्हें पार्टी में जगह दे दी जाएगी। तो आप देखते हैं हरक सिंह रावत सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं या नहीं। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। हरक सिंह रावत को जो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया है, वहीं कांग्रेस से सरिता आर्य ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब ये सिलसिला क्या बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।